जय हिंद। कल हमने संसद की कार्यवाही पढ़ी थी, जिसमें संसद की कार्यवाही में जो प्रयुक्त साधन होते हैं, जो शब्दावली होती है, जैसे आपके शून्यकाल, प्रश्नकाल एटसेट्रा हमने कल देखे थे। ठीक है, उनसे संबंधित जो भी चीजें थी या किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है इन साधनों का, ये हमने कल देख लिया था। इसके अलावा ऐसे बहुत से शब्द हैं या शब्दावली हैं जो संसद में प्रयुक्त की जाती हैं या संसद की शब्दावली में प्रयुक्त की जाती हैं, है ना। तो उनके अर्थ हमें पता होना चाहिए, या जब इन शब्दों का उपयोग किया गया है तो किस बेस पर किया गया है या किस निर्देश पर किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। तो वही आज हमें देखना है। तो कल के लेक्चर में कोई समस्या है? कल कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में ना आया हो? बोल सकते हो, बोल सकते हो। है कोई समस्या? नहीं है तो इसमें स्टार्ट करें आज। चलिए शब्दावली देखते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करते। सबसे सरल आ गया, ये तो कल ही पढ़ा था हमने। क्या? तो बिना सामने देखे मुझे एक चीज बता दो, जो आतारांकित प्रश्न होते हैं लिखित होते हैं मौखिक होते हैं? कैसे होते हैं? अरे लिखित या मौखिक? आतारांकित कैसे होते हैं? आप लोग डिसाइड कर लो, मौखिक या लिखित। लिखित होते हैं। इस पे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं या नहीं? ये लिखित होते हैं और इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते। तो आतारांकित पता है, प्रश्न हमने देखे थे कहां पूछे जाते थे? प्रश्न काल में। कितने प्रकार के प्रश्न थे? 3। पहला तारांकित, दूसरा आतारांकित और तीसरा लघु, जिसे हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अधिनियम, एक्ट जिसे कहा जाता है। कोई भी प्रस्ताव या बिल कहां लाया जाता है? सदन में लाया जाता है। देखो, एक प्रस्ताव है या हम इसे बोलते हैं बिल। ये बिल किसी भी सदन में पहले आ सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब किसी भी बिल को दोनों सदन में क्या कराना जरूरी है? दोनों ही सदन में इसे पास कराना जरूरी है। जब ये पास होगा तो इसकी अगली मंजिल क्या होगी? फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किस चीज के लिए? प्रेसिडेंट के साइन के लिए। और प्रेसिडेंट जब इसमें साइन कर देते हैं तो अब तक जिसे हम प्रस्ताव और बिल कह रहे थे, ये बन जाएगा आपका क्या? एक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिनियम। तो फर्क कुछ नहीं है। जो बिल लाया गया था आपका सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, जब ये दोनों ही जगह पर पास होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो ये जो बिल था ये क्या बन जाता है? एक्ट। और अधिनियम मतलब पारित हो जाता है। अब ये हमारे देश में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्ट। संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की सहमति की प्राप्त विधेयक को क्या बोला जाता है? अधिनियम कहा जाता है। अधीनस्थ विधान क्या होता है? ये संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद के किसी अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसरण में कार्यपालिका या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, आदेश, योजनाएं, उपविधियां आदि जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त है। शब्दों में थोड़ा मुश्किल है पर समझने में मुश्किल नहीं है। ये पूछा है अधीनस्थ विधान क्या होता है? ऐसे नियम या विधान जो या तो संविधान द्वारा प्रदत्त है, या संसद द्वारा किसी शक्ति के द्वारा बनाए गए, या इस शक्ति का प्रयोग करने वाली कार्यपालिका या कोई अधीनस्थ प्राधिकरण। फिर से वापस चलते हैं, या संविधान में प्रदत्त है, या संसद की शक्ति में, या संसद की शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका या कोई प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, आदेश, योजनाएं, उपविधियां जिन्हें कानून की शक्तियां प्राप्त होने क्या बोलते हैं? अधीनस्थ विधान, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, यानी क्या हो गया अधीनस्थ विधान? आपका संविधान द्वारा प्रदत्त या आपका संसद द्वारा शक्ति प्राप्त कार्यपालिका या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, विधियों को क्या बोला जाता है? अधीनस्थ विधान, जिन्हें कानून की शक्तियां प्राप्त हैं। कुल मिलाकर हम जिन्हें जानते हैं कार्यपालिका के रूप में, यदि वो कोई नियम बनाते हैं बस, तो उसे बोला जाता है अधीनस्थ विधान। अध्यादेश बहुत अच्छे से जानते हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 123। कौन जारी करता है अध्यादेश? राष्ट्रपति जारी करते हैं। संविधान के, अच्छा, केंद्र में राष्ट्रपति जारी करते हैं, राज्य में कौन करते हैं? राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून अध्यादेश। यह अध्यादेश कब लाया जाता है? जब सदन अपने सत्र में नहीं होता। जब सदन
का सत्र नहीं चल रहा है, परंतु किसी विषय पर क्या बनाना जरूरी है, कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में ना ही राज्यसभा अभी सत्र में बैठी हुई है बैठक में, ना ही अभी लोकसभा बैठी हुई है, तो कानून पास करने का अधिकार किसके पास है फिर, राष्ट्रपति के पास। किस आर्टिकल के तहत, इसे हम कहते हैं अध्यादेश, राष्ट्रपति का। अच्छा, ये अध्यादेश कितने समय तक पावर में रहता है, सिर्फ 6 माह तक। ठीक है, अभी हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं ये डिटेल में बताऊंगा। ये केवल 6 माह तक पावर में रहता है। अगर सदन का सत्र शुरू हो चुका है, यदि सदन का सत्र शुरू हो चुका है, तो कितने समय के भीतर, 6 हफ्ते, 6 हफ्ते के भीतर इसे पारित कराना आवश्यक है, वरना ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा अध्यादेश में। ठीक है, तो अध्यादेश बस ये होता है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून क्या बोला जाता है, अध्यादेश। और इसका संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 123। बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अनिश्चित तिथि के लिए स्थगन। पता है हमें, जब आपके स्पीकर ये ना बताएं कि अगली बैठक कब होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, अनियत तिथि के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अगली बैठक के लिए कोई निश्चित दिन नियत किए बिना ही सभा का बैठक का समापन कर देना क्या कहलाता है। कल हमने देखा था अनिश्चित काल के लिए बैठक कि आपके जो सभापति हैं उन्होंने बैठक को समाप्त कर दिया और नहीं बताया कि अगली बैठक किस डेट को होने वाली है। अनुदान मांग। अब देखो क्या होता है, मंत्रालय होते हैं, है ना, लगभग होंगे तो 30 के ऊपर या 30-40 के करीब हमारे मंत्रालय होंगे। और सरकारी विभागों की बात की जाए तो लगभग हो सकता है 300 प्लस हमारे क्या हो, विभाग हो। अब ये विभाग का काम क्या है, कार्य करना अपने अपने क्षेत्र में। अब आप देखिए, रेल मंत्रालय अपने क्षेत्र में काम करेगा, शिक्षा मंत्रालय अपने क्षेत्र में काम करेगा, परिवहन मंत्रालय अपने क्षेत्र में कार्य करेगा। अब इन सभी को ये कार्य करने के लिए, या सरकारी विभागों को ये कार्य करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, अनुदान की, जिसे हम बोल सकते हैं फंड। बिना पैसे के काम हो सकता है क्या। तो ये जो विभाग है ना आपके, ये विभाग मांगते हैं फंड्स यानी अनुदान। किससे मांगते हैं, सदन से मांगते हैं। किससे, पर ऐसे नहीं कि मंत्रालय का मन किया, उन्होंने बोला हमें इस रोड को बनाने के लिए 500 करोड़ की आवश्यकता है, और वो सीधे सदन पहुंच गया। 500 करोड़ के लिए मान लो हमें क्या चाहिए, अनुदान चाहिए। पर इस अनुदान को सदन में मांगने के लिए आपको पहले किसकी परमिशन लेनी होगी, राष्ट्रपति की। किसकी, पहले राष्ट्रपति इसे स्वीकृत करेंगे, उसके बाद ये कहां पेश होगा, आपका सदन में पेश होगा। पहले स्वीकृत कौन करेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने बोला ओके डन, मिल जाएगा, फिर कहां जाएगा ये, सदन में। और सदन से फिर किसको भेजा जाएगा, इस संबंधित मंत्रालय को। इसे बोला जाता है संविधान की भाषा में अनुदान मांग। अब अनुदान मांग बहुत प्रकार की होती है, अनुपूरक मांगे, लेखा अनुदान मांगे, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मंत्रालय या विभाग के योजना और गैर योजना व्यय को पूरा करने के लिए बजट आवंटन का निर्धारण करना क्या कहलाता है, अनुदान मांगे। मांगे कौन करता है, संबंधित मंत्रालय या संबंधित विभाग ये मांग करते हैं। स्वीकृति किसकी चाहिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुपस्थिति की अनुमति, यानी हम सभा में प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपने स्कूल में लिखा होगा ना, टू द प्रिंसिपल। बार बार बीमार होते होंगे, ये भी वही करते हैं। देखो, सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक किसी सदस्य को अपने हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन करना होता है, जिसमें उसे सभा की बैठकों में जिस डेट से वो अनुपस्थित रहने वाला है उसकी अनुमति दी जानी होती है। उस अवधि का और उसके कारणों का उसको उल्लेख करना, मतलब कुल मिलाकर उन्हें एक क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है सभापति को, जिसपे उनको क्या करने पड़ेंगे, अपने साइन और सब्जेक्ट लिखना होगा। हम लिखते थे ना सब्जेक्ट, किस वजह से हम अपसेट, विषय, हम किस विषय से एब्सेंट होने वाले, मोस्टली हम बीमार होते थे अक्सर, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, होता था ना। तो वही चीज है अनुपस्थिति, परमिशन ऑफ एब्सेंस। इसके बाद आता है अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। पता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखो प्रश्न काल चल रहा है, ठीक है, कौन सा सवाल पूछूं, तारांकित अतारांकित, चलो मैंने तारांकित प्रश्न पूछा। तारांकित प्रश्न जवाब कैसे दिया जाएगा, मौखिक या लिखित, मौखिक जवाब दिया जाएगा। चलो मुझे मौखिक जवाब चाहिए, और मैं जानता हूं कि जब मैं मौखिक जवाब मुझे मिलेगा
और मैं तारांकित प्रश्न पूछ रहा हूं तो मुझे इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की परमिशन है। मतलब मैं अनुपूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकता हूं। ठीक है, पूरक प्रश्न मैं पूछ सकता हूं। अब होता क्या है, मुझे जो उत्तर मिला है संबंधित मंत्री से, उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं। मुझे जो जवाब दिया गया, तो मैं सभापति से इस चीज की रिक्वेस्ट करूंगा। किससे? कि मुझे क्या पूछने की परमिशन दी जाए? पूरक प्रश्न पूछने की परमिशन दी जाए। सभापति उस संबंधित मंत्री से पुनः उसे और तथ्य देने की क्या करेंगे? गुजारिश या आदेश देंगे, और ये संबंधित मंत्री पुनः उसे संतुष्ट करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। मतलब मैंने एक सवाल पूछा संबंधित मंत्री से, मुझे जो जवाब मिला मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैं संबंधित आपके सभापति से ये चाहूंगा कि मुझे उस पर पूरक क्वेश्चन पूछने की परमिशन दी जाए। और जब मैं पूछूंगा तो सभापति उन्हें बोलेंगे कि आप इन्हें क्या दीजिए? पूर्णतः जवाब दीजिए, ताकि ये क्या हो सके? संतुष्ट हो सके। यही होता है आपका क्या? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले जिसके संबंध में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया जा चुका है, परंतु संबंधित सदस्य को उसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण की मांग है, ऐसी स्थिति में सभापति द्वारा पुनः संबंधित मंत्री या सदस्य को उत्तर हेतु बुलाया जाता है। क्लियर है? पर हम जब बात करेंगे अतारांकित प्रश्न की, तो ये प्रोसेस वहां पर फॉलो नहीं होती है। इसके बाद फिर आता है अनुमति से उठाए गए मामले। अब सीधी बात है, किसकी अनुमति की बात हो रही है? सभापति। तो बस कुछ नहीं है, प्रश्नकाल और पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद कोई सदस्य सभापति की पूर्वानुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मुद्दे को उठा सकता है। पर सीधी बात है, अनुमति की बात हो रही, तो अनुमति यहां किसकी लेनी होगी? आपको सभापति की। अल्प सूचना प्रश्न, सुना सुना लग रहा है, कहां सुना था? अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। कितने दिन की पूर्व सूचना? 10 दिन से कम की पूर्व सूचना पर पूछे गए प्रश्नों को बोला जाता है शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस। अविलंबनीय लोक महत्व, ये शब्द से फ्रेंडली हो गए हो आप लोग, है ना? हमने देखा आधे घंटे की चर्चा, हमने देखा अनुमति से उठाए गए सवाल, फिर देखा अल्प सूचना प्रश्न। जब भी इन्हें तुरंत कुछ पूछना है तो उसका एक ही पॉइंट होता है, लोक महत्व का अविलंबनीय मुद्दा जो उठाना बहुत आवश्यक है। के विषय के संबंध में कोई प्रश्न जिसे पूछने के कारण बताते हुए पूरे 10 दिन से कम समय की सूचना पर सदस्य द्वारा मौखिक उत्तर के लिए पूछा जाता है। यानी ऐसे क्वेश्चन जो 10 दिन की पूर्व सूचना के ही पूछ लिए जाते हैं, कहां पर? प्रश्न काल में, उन्हें बोला जाता है शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस। वरना आपको बाकी तारांकित और अतारांकित में कितने दिन की पूर्व सूचना? 15 दिनों की, मिनिमम 15 दिनों की पूर्व सूचना देना अनिवार्य। अल्पकालिक चर्चा, नाम ही है क्या उसका? शॉर्ट डिस्कशन। मतलब डिस्कशन शॉर्ट ही होगी, छोटी चलेगी। अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य द्वारा उठाए जाने वाले मामले को स्पष्ट तथा सही रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना दी जानी होती है, जिसका समर्थन 2 अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। कुछ नहीं है, 2 सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाता है, और वो शॉर्ट टर्म डिस्कशन किसी सदस्य या संबंधित व्यक्ति के द्वारा सदन में उठाया जाता है। परंतु कितने व्यक्तियों का? 2 लोगों का उस विषय का समर्थन करना अनिवार्य है। ये हो गया आपकी अल्पकालिक चर्चा। आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर क्वेश्चन, सॉरी डिस्कशन, ये भी देखा था हमने। कितनी बार वीक में? सभापति वीक में 3 बार इस सभा को आयोजित करते हैं। सभापति की अनुज्ञा से कोई सदस्य पर्याप्त लोक महत्व के किसी ऐसे मामले पर चर्चा आरंभ कर सकता है जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा है और जिसके उत्तर को किसी तथ्यपूर्ण मामले पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अब देखो, यहां बात हो रही है लोक महत्व की, ऐसे मामले जिस पर चर्चा आरंभ कर सकता है जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा है। अब देखो, प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल में सवाल चल रहे हैं, लिखित या मौखिक, तारांकित या अतारांकित। हो सकता है उसी से संबंधित कोई विषय है जिसकी जानकारी किसी सदस्य को चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? फिर इस आधे घंटे की चर्चा में अलग से क्वेश्चन नहीं, जो अभी आपके प्रश्नकाल में चल रहे थे उन्हीं से संबंधित। ऐसा नहीं कि वो चर्चा हुई नहीं, वो अपना कुछ नया लेके आ गए। यहाँ पर चर्चा हुई, मान लो यहाँ पर चर्चा हुई राम मंदिर के संबंध में, मान लो यहाँ पर चर्चा हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में, उस पे प्रश्न काल हुए, सवाल जवाब हुए, तो आधे घंटे की चर्चा में उसी से संबंधित कोई सवाल यदि कोई व्यक्ति चाहे, सदस्य चाहे, तो पूछ सकता है। किसमें? आधे घंटे की चर्चा में। आमंत्रण, इनविटेशन, इसमें जो सांसद होते हैं वो अपनी शादियों में इनवाइट करते हैं किसको? किसको? अच्छा, ऐसा होता है क्या? नहीं, अध्यक्ष को इनवाइट करते हैं। राज्यसभा के महासचिव द्वारा
राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन, किसके आदेशों के अधीन? सभा के सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पत्र, जिसमें उन्हें सभा का सत्र आरंभ करने हेतु तो स्थान, तारीख और समय के, इसमें राज्य हटा देना है ना, ये दोनों के लिए होता है क्योंकि यहाँ राज्य आ गया है। सभा के सदस्यों को कौन जारी करता है? महासचिव। आप एक चीज जानते हो, समन जारी करना, बुलाना, बस वही है, इनविटेशन द्वारा बुलाया जाता है कि आ जाइए, हमें क्या करना है, सत्र शुरू करना है, जिसमें लिखा होता है स्थान, तारीख, समय। ठीक है, टी स्टॉल 11 तारीख, समय दिन में 12 बजे। ठीक है, राष्ट्रपति बुला सकते। आमंत्रण समझ गए? सत्र बुलाने के लिए जो सदस्य हैं उन्हें बुलाया जाता है, महासचिव द्वारा भेजा जाता है, जिसमें 3 चीजें लिखी होती हैं, दिनांक, जगह और समय। क्लियर है? उप सभा अध्यक्ष का पैनल, पैनल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन, यह सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 6 सदस्य, आपको ये याद रखना है। जो उप सभापति का पैनल होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और क्यों होते हैं ये देखो, जिसमें से कोई भी सदस्य सभापति अथवा उनकी अनुपस्थिति में, जब सभापति नहीं होंगे तो कौन संभालेगा कार्यभार? उप सभापति संभालेंगे। और जब उप सभापति नहीं होंगे तो कौन संभालेगा? फिर ये जो 6 लोगों की पैनल है ना, इसमें नाम निर्दिष्ट व्यक्ति संभालेगा, और वो नाम निर्दिष्ट कौन करेंगे? उप सभापति अपने जो है वही करेंगे। देखो, सभापति और उप सभापति की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता कर सकता है। कौन कर सकता है? कोई भी सदस्य सभापति अथवा उनकी अनुपस्थिति में उप सभापति द्वारा वैसा अनुरोध किए जाने पर सभापति और उप सभापति की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता कर सकता है, परंतु जब उसे ये आदेशित किया जाएगा तब, मन से नहीं कि आज उप सभापति नहीं आएंगे, मेरी फोन में बात हुई, अध्यक्षता मैं करने वाला हूँ, ऐसे नहीं होगा, है ना? होता है ना ऐसा, मेरी बात हो गई है, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो आप लोग। ठीक है, तो सभापति नहीं होंगे तो उप सभापति, और उप सभापति नहीं होंगे तो उस पैनल का नाम निर्देशित व्यक्ति। तो उप सभापति का पैनल समझ गए? बस इतना याद रखना, कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं इसमें। क्लियर है? कार्यवाही से निकाला जाना, एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्रोसीडिंग, किसी को निकालने की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, आधी चीजें तो आपको इसी समझ में आ जाती होंगी, है ना? मान हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या गरिमा रहित शब्द या वाक्यांश या अभिव्यक्तियों को सभापति के आदेश से सभा की कार्यवाही या अभिलेख से निकाला जाना। तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज है? बस एक पॉइंट लिखा है, मान हानिकारक, अशिष्ट, असंसदीय और गरिमा रहित। ठीक है, गरिमा रहित मतलब जिसमें बहुत सारा आदर का भाव होता है, वो गरिमा सहित हो गया, वो गरिमामय हो गया। ठीक है, ये गरिमा रहित है, कोई आदर का भाव नहीं है। कार्यावली, लिस्ट ऑफ वर्क, यह कार्य की उन मदों की सूची होती है जो किसी दिन में विशेष को सभा में अपने उसी क्रम में किए जाने वाले निर्धारित, देखो किसी दिन में सभा में जो कार्य होने हैं उस दिन उसकी एक लिस्ट होती है, उसे क्या बोला जाता है? और ये लिस्ट किसके हाथ में होती है? आप शब्दों पे मत जाना, ये सारा का सारा डेटा ना आपका राज्यसभा से उठाया हुआ है, इसलिए आपको हर जगह क्या देखने मिल रहा होगा? राज्यसभा। पर बात यहाँ दोनों ही सभाओं की हो रही है, ये शब्द केवल राज्यसभा से उठाए गए, परंतु बात यहाँ पर दोनों ही सभाओं की हो रही है। तो अगर लिस्ट का काम कौन रखेगा? लिस्ट में जो लिखा हुआ है कि आज कौन कौन से वर्क किए जाएंगे, किसके पास होगी ये लिस्ट? सभापति के पास होगी। सभापति को पता है कब किस विषय पर चर्चा करनी है, तो बस उसी की बात की गई, लिस्ट ऑफ वर्क की। किसी सदस्य का नाम लेना, टेकिंग द नेम ऑफ मेंबर, कौन लेंगे नाम? क्यों लेंगे देखते हैं। सभापति द्वारा ऐसे सदस्य जो सभा पीठ के प्राधिकार का अनादर करता है अथवा सभा के कार्य में लगातार और जानबूझकर बाधा डालते हुए सभा के नियमों का दुरुपयोग करता है, के आचरण की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए सभापति उस व्यक्ति का क्या लेते हैं? नाम लेते हैं। इसे बोला जाता है किसी सदस्य का नाम लेना। का ध्यान इस दृष्टि से आकर्षित करना है कि उस सदस्य को सभा की सेवा से अधिक सत्र के लिए क्या किया जा सके? निलंबित किया जा सके। आप ये मत सोचना कि इस सदस्य का नाम लेना, है ना, वैसे भी वो नाम लेते हैं, पर इस पावर का यूज करके यदि वो नाम ले रहे हैं, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति लगातार क्या कर रहे हैं? सभा का अनादर कर रहे हैं, और उन्हें दिख रहा है कि ये जानबूझ कर रहे हैं, तो वो सभा को उसकी ओर आकर्षित करते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और हम इसे अधिक से अधिक सत्र के लिए क्या करने वाले हैं? निलंबित करने वाले हैं। क्रॉसिंग द फ्लोर, देखो मान लीजिए मैं अध्यक्ष हूं, थोड़ी देर के लिए मान लिया आप सभी क्या हैं? सदस्य, सांसद हैं। अब मान लीजिए आप में से कोई एक मंत्री जो मुझसे अभी क्या कर रहे हैं?
वार्तालाप कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, वहां तो सारी बातें अध्यक्ष को ही क्या की जाती हैं, बोली जाती है, मतलब प्रदर्शित की जाती है अपनी सारी बातें। उस बीच मैं और जब मेरे सामने वो संबंधित व्यक्ति है, तो हम दोनों के सामने से कोई थर्ड पर्सन क्रॉस नहीं हो सकता। ये सदन का अनादर समझा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आप दोनों को, आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब सामने से कोई एक स्टूडेंट यहाँ से निकलता है, मान लो ये सभा है, तो उसे क्या माना जाएगा, अनादर। उसी को बोला गया क्रॉसिंग द फ्लोर। इससे सभा में बोल रहे सदस्य और सभा पीठ के बीच से गुजरना क्या है, संबंधित है, यह संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब दो लोग बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दो लोग बात कर रहे हैं, कोई बीच में आ जाता है, तो हमें ऐसा ऐसा होना पड़ता है, या तो फिर प्यार से साइड हो जाइए, करना पड़ता है। बस उसी की बात हो रही है। अब अध्यक्ष महोदय नहीं उठ सकते ना, तो ये नियम है क्रॉसिंग द फ्लोर। गणपूर्ति, ये तो समझा समझा के बोर हो गए अब हम। गणपूर्ति पता है कितना, 1/10। न्यूनतम उन सदस्यों की संख्या जो कार्यवाही चालू करने के लिए अनिवार्य है। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प। गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं किसे नहीं पता, अभी भी कोई है ऐसा? गैर सरकारी सदस्य वे होते हैं जिन्हें किसी भी मंत्रालय का भार नहीं दिया गया है। जो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते उन्हें क्या बोला जाता है, गैर सरकारी सदस्य सदन के भीतर। अब गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिवस को किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत सामान्य लोक हित का ऐसा मामला जो सभा द्वारा अभिमत की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ ओपिनियन के रूप में हो, ऐसे किसी अन्य रूप में हो जिसे सभापति उचित समझे। कुछ आया समझ में? मैं समझा देता हूं। कोई गैर सरकारी सदस्य है जिसने अपना ओपिनियन रखा कहां पर, सदन में, ठीक है, निश्चित दिन में, और उस ओपिनियन को जो सदन है उसने क्या किया, एप्रिशिएट किया, मतलब सुना और एक्सेप्ट भी किया, तो उसे बोला जाता है गैर सरकारी सदस्य का संकल्प। क्या बोला जाता है, गैर सरकारी सदस्य का। आप मंत्रालय, अक्सर बात मंत्रालयों की सुनी जाती है क्योंकि क्वेश्चन भी किससे होते हैं। अब इस बीच यदि कोई गैर सरकारी सदस्य खड़ा होकर अपना मत देता है और उस मत को स्वीकार करती है सदन, तो उसे बोला जाता है गैर सरकारी सदस्य का संकल्प। क्लियर है? तदर्थ समिति, एड हॉक कमिटी, विशिष्ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन, मतलब समझते हो, रिपोर्ट, विशिष्ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा संयुक्त रूप से या दोनों सभाओं के द्वारा क्या गठित समिति, जो कार्य पूरा होने पर क्या हो जाती है। इन्होंने ये बोला कि किसी विशेष कार्य करने के लिए सदन या लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का उपसभापति या दोनों ही सदन की एक कोई समिति क्या बनाती है, किसी समिति का गठन करती है कोई कार्य करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, तदर्थ समिति। और ये समिति उसी समय तक अस्तित्व में रहती है जब तक इसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। कार्य पूर्ण हुआ, समिति डिसॉल्व, समाप्त हो जाती है ना। ऐसी बहुत सारी समितियां हैं जो समय समय पर सदन बनाता है। अब कोई नया मुद्दा आ गया, उस पर जांच करनी है ना। देश में कई चीजें होती रहती है। आपने सुना होगा सदन ने एक समिति गठित की है। जैसे कि आप मान के चलिए कि एक मुद्दा आया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है, तो सदन इसके लिए क्या करती है, एक समिति का गठन करती है। जब ये सवाल उठाए जाते हैं सदन में कि देश को आज भी सच नहीं पता, तो सदन बोलता है ठीक है हम एक समिति बना देते हैं। वो समिति बन जाती है, वो समिति वर्क करती है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, रिपोर्ट सौंपा, कार्य समाप्त, समिति क्या होगी, डिसॉल्व, समाप्त होगी। तो किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई समिति को बोला जाता है तदर्थ समिति, जो उस समय तक ही अस्तित्व में रहती है जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए। अब ये लोकसभा भी बना सकती है, ये राज्यसभा भी बना सकती है, और दोनों सदन मिलकर भी बना सकते हैं। इससे बोला जाता है तदर्थ समिति। तारांकित प्रश्न पता है, ऐसा प्रश्न जो सभा में मौखिक उत्तर देने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं तारांकित प्रश्न। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव, यह सभा में उपस्थित किया गया। एक्चुअल में धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, जब कोई नई सरकार आती है ना, या कोई नया सत्र आता है। देखो, पहली चीज तो नया सत्र आया, या फिर आपका बोला जाना चाहिए नई सरकार आई। उसमें क्या होता है आपका, नई सरकार का जब पहला सत्र होता है तो राष्ट्रपति क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। तो राष्ट्रपति ये जो अभिभाषण देते हैं, इसमें राष्ट्रपति, यदि नई सरकार है तो राष्ट्रपति ये बताएंगे कि सरकार के लक्ष्य क्या है आने वाले वर्षों में, यानी सरकार आने वाले वर्षों में क्या क्या कार्य करने वाली है, कौन कौन सी योजनाएं लाने वाली है। परंतु जब इस सरकार को 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, संसद के सत्र हर वर्ष बैठते हैं, तो जितने साल बचे हैं, तो सरकार उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो पिछले वर्ष
सरकार ने कार्य किए वह, और जो आने वाले वर्ष है उस पर सरकार के कौन कौन से कार्य होंगे, ये राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसे बोला जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। देखो नई सरकार आई है तो वो आने वाले वर्षों में क्या करने वाली है वो राष्ट्रपति बताएंगे। अच्छा राष्ट्रपति क्यों बताएंगे, राष्ट्रपति ने क्या जिम्मेदारी लेके रखी सरकार की, नहीं। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण वो तैयार कौन करता है, सत्तारूढ़ दल, यानी जो पावर में जिसकी सरकार है वो तैयार करता है। तो वही तो लिख के देगा कि हम क्या क्या करने वाले, राष्ट्रपति केवल उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मान लो सरकार को 2 वर्ष हो चुके हैं तो कितना वर्ष बचा उसके पास, 3 वर्ष। तो राष्ट्रपति अब जो अभिभाषण देंगे उसमें वो ये बताएंगे कि पिछले वर्षों में इस सरकार ने क्या क्या किया और आने वाले 3 वर्षों में उसके क्या क्या लक्ष्य हैं, वो अपने इस अभिभाषण में बोलेंगे। इससे बोला जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। और इसे बहुमत मिलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वरना समझा जाता है कि सरकार फेल हो गई, है ना। इसीलिए धन्यवाद प्रस्ताव आना और पास होना अनिवार्य है। क्लियर है धन्यवाद प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कोई सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं और इसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगता है। यह बोला जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। हमारे यहाँ ध्यान आकर्षण कुछ और ही चलता है ना। कैसा ध्यान आकर्षण चलता है, कैसा, किस प्रकार का, कि बताना ही पड़ेगा वाला। हाँ अच्छा देखा है। ध्यान आकर्षण क्या होता है, संबंधित मंत्री से किसी लोक महत्व का जवाब मांगने के लिए या संबंधित विषय से संबंधित विषय का जवाब मांगने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। एक संक्षिप्त विवरण मांगा जाता है, जो कौन देता है उसको, संबंधित मंत्री देता है। निर्णायक, अच्छा ये शब्द बार बार आ रहा है, समझ रहे हो ना आप, सारी चीजें इसी के आसपास घूम रही, जो इंस्टेंट होती हैं, आधे घंटे की चर्चा, शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस, ध्यान आकर्षण, ये जो भी हो रहा है लोक महत्व का मतलब। आप ये सोचो सदन की कोई रूटीन कार्यवाही चल रही है, परंतु देश में कुछ ऐसे विषय हैं जो तत्कालिक प्रभाव से उत्पन्न हो गए। अब सदन ये तो नहीं कह सकती कि इसके लिए समय नहीं है, ये हम अगले सत्र में करेंगे, तुरंत पूछना है हमें इन चीजों को। निर्णायक मत, क्लोजिंग वोट, किसी मामले में मतों की संख्या समान होने पर निर्णायक मत किसका होता है, सभापति। सभापति या उस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य और समिति में अध्यक्ष या इस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य द्वारा दिया मत निर्णायक मत होता है। देखो यदि समिति की बात हो रही है तो समिति का भी एक अध्यक्ष होता है ना। और यदि हम बात कर रहे हैं सभा की, लोकसभा या फिर सदन की बात कर रहे हैं राज्यसभा की, ऐसी स्थिति में तभी वोट देते हैं आपके अध्यक्ष महोदय जब टाई हो जाता है, टाई ब्रेक। तो उस समय निर्णायक मत कौन देता है ना। अगर नॉर्मल वोटिंग चल रही है, एक मत चला गया तो वो तो हो गया, क्लियर कट है वो तो, परंतु टाई अप हो गया यदि, तो फिर निर्णायक मत कौन देगा, निर्णायक मत हमेशा सभापति का होता है, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे वो किसी समिति के हो। निर्णायक मत हमेशा अध्यक्ष का होता है। इसके बाद प्रथम भाषण, फर्स्ट स्पीच, या किसी सदस्य का सभा के लिए निर्वाचन, नाम निर्देशन के पश्चात सभा में उनका प्रथम भाषण होता है। कोई सदन में नया व्यक्ति नियुक्त हुआ है, उनका जो प्रथम भाषण होगा उसे क्या बोला जाता है, प्रथम भाषण। प्रश्नकाल आप लोगों को पता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं 3 प्रकार के, तारांकित, अतारांकित और प्रश्न सारणी, क्वेश्चन टेबल। सदस्यों को सत्र के आमंत्रण सहित परिचालित की गई एक सारणी जिसमें प्रश्नों के, आपको एक चीज पता है, 15 दिन का पूर्व समय देना पड़ता है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के 15 दिन का पूर्व समय देना होता है यदि हमें कोई सवाल किसी संबंधित मंत्री से पूछना है। उसमें प्रश्नों के उत्तरों की तारीख कि आपको किस दिन सत्र के बैठक में ये क्या मिलेगा, इसका जवाब दिया जाएगा, और विभिन्न मंत्रालयों विभागों से संबंधित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख। यदि आपको इस मंत्रालय से सवाल या जवाब चाहिए तो आपके पास अंतिम तारीख ये लिखी है। ये सारी चीजें किसमें लिखी होती हैं, किस दिन आपको जवाब दिया जाएगा, और संबंधित जवाब मांगने के लिए आपके पास लास्ट डेट कब तक है, ये सब किस में लिखा होता है, प्रश्न सारणी में। और ये होती है, आपको इनविटेशन पता है, इनविटेशन किसके पास जाता है, सदस्यों के पास, कहां बुलाने के लिए, सदन में। उस इनविटेशन में ये सारी चीजें डिटेल्ड में लिखी होती हैं। प्रस्ताव पर मत लेना, वोट ऑन मोशन, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर सभापति अपने आसन से खड़े होकर, अच्छा एक चीज शायद आपको पता ना हो, हमारे सदन का एक नियम है कि यदि हमारे सभापति खड़े हैं तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति खड़ा
नहीं हो सकता। यदि सभापति खड़े हैं तो कोई अन्य व्यक्ति या सदस्य खड़ा नहीं हो सकता। वो केवल तभी खड़े होकर बातचीत कर सकता है जब सभापति बैठे हुए हैं। ये नियम आपको पता होना चाहिए हमारे सदन का। किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर सभापति अपने आसन से खड़े होकर प्रश्न यह है कि शब्दों से आरंभ करके सभा के समक्ष प्रस्ताव को बोलकर पढ़कर सुनाते हैं। कोई प्रश्न होता है या प्रस्ताव होता है तो सभापति खड़े होकर इस वक्तव्य के साथ उसे शुरू करते हैं। क्या? प्रश्न यह है कि, इसे बोला जाता है प्रस्ताव पर मत लेना। मत कौन ले रहा है? सभापति मत ले रहे हैं। किसका मत ले रहे हैं? सदस्यों का मत ले रहे हैं। प्रस्ताव, ये भी आपको पता है प्रस्ताव क्या होता है। यह मंत्री या सदस्य द्वारा सभा को दिया गया इस आशय का औपचारिक प्रस्ताव होता है कि सभा कोई कार्यवाही करे, कोई कार्यवाही किए जाने का आदेश दे या किसी मामले पर राय व्यक्त करे। प्रस्ताव क्या होता है कि जब प्रस्ताव लाया जाता है सदन में तो इस अपेक्षा के साथ लाया जाता है कि सदन उस पर क्या करे? कोई कार्यवाही करे, कोई वक्तव्य करे, कोई या फिर कोई अपनी राय व्यक्त करे। ये होता है प्रस्ताव। इसके बाद बजट, पता है साल भर का वित्तीय विवरण क्या होता है? बजट होता है। और जो आने वाला वित्तीय विवरण होता है वो क्या होता है? वो भी बजट होता है। बैठकों की सारणी, बैठकों की अस्थायी सारणी सभा की बैठकों के दिवसों और सभा द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य के स्वरूप को दर्शाती है। कुछ नहीं है, एक टेबल है जिसमें बैठकों की सारी डिटेल्स लिखी होती है। मत विभाजन, डिवीजन ऑफ वोट, यह सभा के समक्ष प्रस्तावित उपाय या प्रश्न पर उसके पक्ष या विपक्ष में मतों को अभिलिखित करके किसी निर्णय पर पहुंचने का एक तरीका है। मत विभाजन मतलब होता है कि यदि कोई क्वेश्चन आया, यदि कोई प्रस्ताव आया तो उस पर क्या होती है? फिर वोटिंग होती है। तो मान लो 100 लोग हैं, किसी ने 60 वोट दिए, किसी ने 40, तो इससे बोला जाता है मत विभाजन। समझ में आया? मत विभाजन मतलब आधों की हाँ, आधों की ना, और वो कुछ भी हो सकता है नंबर। राजपत्र, जानते हैं राजपत्र के बारे में? आपको पता होगा कि जब कोई भी बिल, एक्ट बनता है, मतलब दोनों सभाओं में पास होकर किसके हस्ताक्षर? राष्ट्रपति के, तो वो तब तक पारित नहीं होता जब तक वो कहाँ नहीं आता? भारत के गजट में प्रकाशित नहीं होता। क्योंकि गजट में जब वो प्रकाशित होता है तो गजट में वो डेट लिखी होती है कि कानून कब से लागू किया जा रहा है। क्लियर है? आपको पता है ये चीज कि जब तक गजट में प्रकाशित नहीं होगा उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। राज्यसभा की प्रयास सीमाएं, प्रेसिंग्स ऑफ द राज्यसभा, इसमें सभा का कक्ष, इसमें केवल बताया गया राज्यसभा कहां तक है, उसका कक्ष, उसकी लॉबी, उसकी गैलरी और ऐसे अन्य स्थान शामिल हैं जिन्हें सभापति समय समय पर स्पेसिफाइड करते हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा के स्थान की बात हो रही है। लॉबी भी वही है। पता है आपको लॉबी क्या होता है? सभा कक्ष से एकदम सटा हुआ और उसी के साथ समाप्त होने वाला गलियारा लॉबी कहलाता है, बंद गलियारा। लॉटरी निकालना, पता है? लॉटरी निकालना, अब आप जो लॉटरी समझ रहे हो वो वाली लॉटरी नहीं है, है ना? देखो, इस पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब आप खुद सोचो, हर गैर सरकारी सदस्य कुछ ना कुछ मुद्दे पर बात करना चाहता है। आप अब ये सोचो, जिनके पास मंत्रालय नहीं है वो अपने अपने क्षेत्र से आए हैं, किसी ना किसी जाति को क्या कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो उस चीज की बात करना चाहते हैं, या किसी को अपने क्षेत्र में किसी चीज की आवश्यकता है। तो अब कितने सारे सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, सबको बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में क्या होता है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इसे हम बोलते हैं क्या? लॉटरी निकालना। ये कौन करते हैं? और अक्कड़ बक्कड़ सभापति करते हैं। बेटा ऐसा नहीं होता है ना। देखो, इस पद्धति का उपयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक, संकल्प, एक ही दिन लिए जाने के लिए या एक से अधिक सदस्यों द्वारा साथ दी गई प्रश्नों की सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चा या किसी अन्य सूचना की सापेक्षित पूर्ववर्तीता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। बस आप ये समझ लीजिए, इस प्रत्येक को बोलने नहीं दिया जा सकता, बहुत सारे विषय रहते हैं, तो जिसका नंबर निकल गया मतलब उसकी क्या निकल गई? लॉटरी निकल गई। वाद विवाद का स्थगन, एडजर्नमेंट ऑफ द डिबेट, किसी प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक जिस पर उस समय सभा में विचार चल रहा है, उस वाद विवाद को सभा द्वारा किसी प्रस्ताव के द्वारा किसी आगामी दिन तक के लिए अथवा नियत दिन तक के लिए स्थगित करना। कोई वाद विवाद चल रहा है, सडन एक प्रस्ताव रख दिया गया, हो सकता है स्थगन प्रस्ताव, हो सकता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन प्रस्ताव, तो उसे बोला जाता है वाद विवाद का स्थगन। किसी चीज पर डिबेट चल रही है, कोई रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, तो हमें उसका क्या करना है? स्थगन करना है। तो जल्दी से क्या ला दो, या फिर अनिश्चित काल के लिए उसको क्या कर दो? स्थगित कर दो। तो इसे बोला जाता है वाद विवाद का स्थगन। वित्त विधेयक, पता है वित्त विधेयक क्या होता है? जिसमें किस चीज की संबंधित जानकारी होती है?
वित्त से संबंधित जानकारी होती है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। ये हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। यह विधेयक अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए प्रति वर्ष स्थापित किया जाता है। इसमें किसी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए इसमें सरकार ये बताती है कि वो वित्त का प्रयोग कहाँ और किन किन क्षेत्रों में करने वाली है आगामी समय काल में। तो वो वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक को पहचानने का सबसे अच्छा जरिया है कि जिसमें वित्त से संबंधित जानकारी हो या वित्त से संबंधित चर्चाएं, उसे क्या बोला जाता है? वित्त विधेयक कहा जाता है। वित्तीय कार्य, यहां मत देखिए, वित्त से संबंधित कार्य क्या कहलाता है? वित्तीय कार्य। सभा के वित्तीय कार्य में रेल और सामान्य बजटों तथा अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरण को उनके लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद सभा पटल पर रखा जाता है। मतलब जो वित्तीय कार्य किए जा रहे हैं, रेल या फिर सामान्य बजट, क्या होता है, दो बजट पहले अलग अलग आते थे, रेल बजट और सामान्य बजट, फिर उन्हें क्या करने जाने लगा, मर्ज कर दिया गया, एक साथ लाए जाने लगे। तो आपको पता है रेल का बजट अलग निकलता है ना, जिसमें सारी चीजें रेलवे से संबंधित होती हैं। और दूसरा होता है सामान्य बजट, इसमें शिक्षा, परिवहन, सड़क, हॉस्पिटैलिटी, आपका अस्पताल, स्वास्थ्य, सारी चीजें उसमें होती है। तो उसमें संबंधित जो वित्तीय कार्य की जाए उनकी चर्चा किसमें की जाती है? वित्तीय कार्यों में। विदाई उद्गार, फेयरवेल एड्रेस। फेयरवेल क्या होता है? अभी आप लोग देखकर आए, फेयरवेल क्या होता है? विदाई समारोह। अब यहाँ विदाई की बात हो रही है, जब सत्र समाप्त होता है ना, तो सभापति क्या करते हैं? विदाई उद्गार करते हैं। यह प्रथा है कि प्रत्येक सत्र में सभापति सदस्यों और दलों एवं समूह के नेताओं को सभा के कार्य संचालन में और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सत्र के समापन पर विदाई उद्गार व्यक्त करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप बैठकों में आए, आपने हमारा सहयोग दिया, आपने देश के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, है ना। कुछ खड़े होकर आपने अपशब्द बोले, कुछ खड़े होकर दूसरों को बोलने नहीं दिया गया, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बोलकर विदाई उद्गार कौन देते हैं? आपके सभापति देते हैं। इसे विदाई उद्गार कहा जाता है। विधान कार्य, सभा में किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक को पुनर्स्थापित करना या उस पर विचार करना क्या कहलाता है? विधान कार्य। यानी किसी मंत्री ने कोई विधेयक लाया है, उस पर पुनर्विचार हो रहा है, उसे बोला जाता है विधान कार्य। विधेयक का प्रभारी सदस्य, मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल, इससे सरकारी गैर सरकारी सदस्य के विधेयक को पुनर्स्थापित, अच्छा सेम चीज हो गई क्या? सेम हो गया ऊपर नीचे? नहीं है ना। पुनर्स्थापित करने वाला मंत्री गैर सरकारी सदस्य संबंधित है। अच्छा हाँ, जो सरकारी या गैर सरकारी सदस्य जो विधेयक को क्या कर रहा है? पुनर्स्थापित कर रहा है, वो उसका प्रभारी सदस्य माना जाता है। मतलब एक विधेयक है, विधेयक मतलब एक बिल है, उस बिल को जो प्रस्तुत कर रहा है, अब वो सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी, उसे बोला जाता है उस बिल का प्रभारी सदस्य। बिल, अभी बताया आपको क्या होता है बिल, जो सदन में पेश किया जाता है उसे बोला जाता है बिल। उचित प्रारूप में तैयार किया गया किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए जाने पर क्या बन जाता है? अधिनियम। मतलब अभी हमने शुरू में देखा था क्या बनता है? एक्ट बन जाता है, उसे क्या बोला जाता है? बिल। आया तो था बिल के रूप में, पर दोनों सदनों में पास होने के बाद और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद क्या बन गया? वो एक्ट बन गया। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्तियां देता है। इसे आपूर्ति विधेयक, अब इस शब्द पर आप जाना, आपूर्ति विधेयक या व्यय विधेयक। अब मानते हैं, देखो क्या होता है विनियोग विधेयक। मान के चलते हैं कि परिवहन मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय को बजट में दिया गया था 1100 या 11,000 करोड़ किसी कार्य के लिए, ठीक है। पर वर्ष के बीच में हमने देखा, अब देखो हर बार बजट कब पारित होता है? साल में एक बार, ठीक है। पर साल के बीच में इनको पता चला कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें 11,000 की जगह कितना लगना है? अमाउंट 12,000 करोड़। तो इस अमाउंट में कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो वर्ष के बीच में यदि आपको फंड्स चाहिए या अनुदान चाहिए तो आपको स्वीकृति लेनी होगी सदन की। आपको कौन देगा फंड्स? सदन देगा संबंधित मंत्रालय को। तभी आपको ये जो एक्स्ट्रा 1,000 करोड़ है ये क्या होंगे? फंड के रूप में अलॉट किए जाएंगे। इसे बोला जाता है क्या? विनियोग। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आपूर्ति। मतलब किसकी पूर्ति होने की बात हो रही है? उस फंड की पूर्ति, क्योंकि वो फंड्स हमें क्या हो गए हैं? कम पड़ गए। इसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। विपक्ष का नेता पता है आप लोगों को? एक होता है सत्तारूढ़ दल और एक होता है विपक्ष दल। अच्छा, विपक्ष का नेता कौन होता है? किसी भी व्यक्ति को बना देते हैं क्या?
कौन होता है विपक्ष का नेता, बताइए। सत्तारूढ़ दल के बाद बहुमत प्राप्त दूसरा सबसे बड़ा दल, ठीक है। सत्तारूढ़ दल तो पावर में बैठी हुई है, यानी पक्ष में बैठी हुई है। उसके अलावा जो दूसरा दल है जिसने सबसे ज्यादा सीट्स प्राप्त करी हैं, ठीक है, या बहुमत प्राप्त किया, उसी का एक व्यक्ति क्या बनता है, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सभा का वह सदस्य जो तत्समय यानी उसी समय सभा में सरकार के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता हो और जिसे सभापति ने उस रूप में मान्यता प्रदान कर दी हो, ठीक है। सभापति का मान्यता देना अनिवार्य है। विशेष उल्लेख, स्पेशल मेंशन, यह ऐसे सदस्य को उपलब्ध एक प्रक्रिया है जो अधिकतम कितने शब्द, 250 शब्दों के मूल पाठ को पढ़कर सभा में लोक महत्व के किसी मामले का उल्लेख करना है, इसे बोला जाता है स्पेशल मेंशन। विशेष अधिकार का प्रश्न, प्रश्न जिसमें किसी सदस्य के या सभा के या किसी समिति के विशेष अधिकार भंग या सभा की अवमानना निहित है। मैंने कल आपको बताया था ये विशेष अधिकार भंग कब होगी आपकी, किसी समिति या किसी सदस्य या सदन का विशेष अधिकार भंग कब या किस स्थिति में होता है, वही तो उल्लंघन कब होता है, ये विशेष अधिकार का उल्लंघन कब होता है। जब सदन को दिया गया उत्तर या तो अपूर्ण है या गलत है या सदन या संबंधित व्यक्ति को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, तब ये बोला जाता है कि उसके विशेष अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लंघन किया गया है। व्यक्तिक स्पष्टीकरण, पर्सनल एक्सप्लेनेशन, वह सदस्य या मंत्री जिसके विरुद्ध सभा में व्यक्तिक स्वरूप से टीका टिप्पणियां या आलोचना की जाती है, सभापति की सम्मति से वह अपने बचाव में व्यक्तिक स्पष्टीकरण दे सकता है। अब किसी संबंधित मंत्री के ऊपर यदि टीका टिप्पणी या किसी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं तो सभापति उस व्यक्ति को एक चांस देते हैं कि आपको भी हम बोलने का मौका देते हैं, आप अपना स्वयं का स्पष्टीकरण यहाँ पर दे सकते हैं, इसे बोला जाता है व्यक्तिक स्पष्टीकरण। कुछ चीजें तो आपको नाम से क्लियर हो रही होंगी ना, डिटेल ना भी बताएं तो। इसके बाद सत्र, पता है कितने प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन बुलाता है, पता है। सत्रावसान क्या होता है, सत्र को समाप्त करना। और हम जानते हैं सत्रावसान लोकसभा या राज्यसभा के सभापति करते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति इसे निर्देशित या आदेशित करते हैं लिखित रूप पर। तो ये दोनों चीजें पता है, सत्र और सत्रावसान। सदस्यों की नामावली, लिस्ट ऑफ द मेंबर्स, रोल ऑफ मेंबर्स, ऐसा रजिस्टर जिसमें नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात सभा में पहली बार अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं, उनके क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। यानी मेंबर्स के हस्ताक्षर एक लिस्ट में होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सदस्यों की नामावली। सभा का नेता, कौन होता है सभा का नेता, एक होता है विपक्ष का नेता, एक होता है सभा का नेता। और यदि प्रधानमंत्री सभा के नेता नहीं है, क्यों नहीं है, हर समय, क्योंकि सत्र में प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो सकते, कार्य ज्यादा होता है, विदेशी दौरे ज्यादा होते हैं, तब प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति क्या होता है, आपका सभा का नेता होता है। सभा की बैठक का स्थगन, एडजर्नमेंट ऑफ अ मीटिंग ऑफ द हाउस, सभा की किसी बैठक का समापन या अगली बैठक के लिए नियत समय में पुनः आयोजन क्या कहलाता है, सभा का स्थगन। सभा की बैठक तभी विधिवत गठित होती है जब बैठक की अध्यक्षता सभापति या कोई ऐसा सदस्य करे जो संविधान अथवा राज्यसभा के प्रक्रिया विषयक नियमों के अधीन सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए योग्य है। उन्होंने ये बोला कि सभा की बैठक तभी योग्य मानी जाएगी जब या तो सभापति करे या वो व्यक्ति करे जो संविधान द्वारा दिए गए नियमों के अंतर्गत कर सकता है या उस बैठक का अध्यक्ष बन सकता है। सभा पटल पर रखे गए पत्र, पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, ऐसे पत्र या प्रलेख जो सभापति की अनुमति से किसी मंत्री अथवा किसी गैर सरकारी सदस्य अथवा महासचिव द्वारा संविधान के उपबंध अथवा सभा के प्रक्रिया विषयक नियमों अथवा संसद के किसी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण पर पटल पर रखे गए हैं। होश तो नहीं उड़ गए सुन के तुम लोगों के। वो सिर्फ ये कह रहा है कि केवल ऐसे नियम, देखो ऐसे पत्र या प्रलेख जो सभापति की अनुमति से कहां रखे गए हैं, पटल पर, और वो जो प्रारूप या प्रस्ताव उस पटल पर या पत्र रखा गया है वो सारे के सारे संवैधानिक तौर पर या सदन के नियमों पर या उस सदन के नियमों को फॉलो करना क्या है, कंपलसरी है, तभी वो क्या है आपका सभा पर रखा गया पत्र माना
जाएगा। क्लियर है? उसने इतनी सारी लाइन में वही चीज बोली कि देखो, किसी गैर सरकारी सदस्य अथवा महासचिव द्वारा संविधान के उपबंधों, पहली चीज, सभा के प्रक्रिया विषयक नियम, दूसरी चीज, अथवा संसद के किसी अधिनियम या संसद के अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या विनियम के अनुसरण करता हो, तभी वो पटल पर रखा जा सकता है। सरल भाषा में जो हमारे भारत में दिए गए कानून है या फिर नियम है उनको फॉलो करता हो। सभा पटल, सभा पटल क्या होता है? यहां तो हमने देख लिया सभा पटल पर रखे, पर सभा पटल क्या होता है? किसकी डेस्क? सभापति की डेस्क। देखो, सभापति के आसन के नीचे होता है, आपने राज्यसभा लोकसभा देखी है, ऊपर बैठते हैं कौन? हमारे सभापति। सभापति के ठीक नीचे यहाँ डेस्क लगी होती है जहां आपके महासचिव बैठते हैं। सभापति के आसन के नीचे महासचिव की डेस्क के सामने का पटल को बोलते हैं। अब आपने सदस्यों को देखा होगा, सदस्य ऐसे तो नहीं होते हैं कि सभापति जी मुझे कुछ प्रस्ताव देना, दौड़ के आ गए सभापति के मुंह के सामने रख दिए, ऐसा होता है ना? एक वहां पे लोग लगे हुए हैं ना, आप उनको देंगे, वो जाकर पटल में रखेंगे, महासचिव के वहां से फिर ऊपर दिया जाता है उनको। एक प्रोसेस होती है कि दौड़ ला के सीधे ऊपर चढ़ गए कि हम ही देंगे आपको, मुहूर्त है, मैं इस मुहूर्त में आपको देना चाहता हूं अपने हाथों से। फिर होता है संदेश। संविधान के अनुच्छेद 86(2) और 111 के अधीन संसद की एक सभा अथवा दोनों सभाओं को राष्ट्रपति का पत्र और संसद की एक सभा द्वारा दूसरी सभा को भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जब दोनों सभाओं को कुछ भेजते हैं या एक सभा दूसरी सभा को कुछ भेजती है तो उसे बोलते हैं संदेश, मैसेज बोला जाता है। ठीक है, हम भी तो एक दूसरे को क्या भेजते हैं? मैसेज भेजते हैं। तो हम में और राष्ट्रपति में फर्क क्या हुआ? आप सब राष्ट्रपति और सदस्य हैं, ठीक है। आज से संसदीय समाचार, संसदीय समाचार से सभा का समाचार अभिप्रेत है। अब देखो, दो प्रकार के होते हैं समाचार। कितने प्रकार के? इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग एक में सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण होता है। भाग दो में समितियों के कार्य का विवरण होता है। ठीक है, कितने भाग होते हैं? संसदीय समाचार के दो भाग होते हैं। पहले भाग में सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण, दूसरे में समितियों के कार्य से संबंधित विवरण। क्लियर है? पहला बैठक से संबंधित विवरण, दूसरा समितियों से संबंधित विवरण। स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी, यह सभा द्वारा निर्वाचन या सभापति द्वारा नाम निर्देशित द्वारा प्रतिवर्ष या समय समय पर गठित की गई स्थायी स्वरूप की समिति होती है। अच्छा, कुछ समितियां स्थायी होती हैं आपके सदन की। ठीक है, हम सदन की समितियों पे भी चर्चा करेंगे, जिन्हें नियुक्त कौन करता है? संबंधित सदन करता है। हाँ, सभापति तो करेंगे ही ना, सभापति की परमिशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, पर संबंधित सदन करता है या दोनों ही सभा मिलकर उसका क्या करती है? गठन करती है। ये केवल आपको समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पार्लियामेंट पता होना चाहिए, और जब आपको पार्लियामेंट पता है तो पार्लियामेंट के अंदर की शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। आज से मुझे लगता है यदि आपसे कोई पूछेगा प्रश्नकाल तो आपको पता होगा प्रश्नकाल क्या होता है। कोई आपसे पूछे शून्यकाल तो आपको पता है वो समय जो तत्काल सवाल पूछने का आपको क्या देता है? मौका देता है 10 दिन से कम समय पर। 10 दिन से कम समय पर कभी भी, बिल्कुल सही। यही डाउट आपको क्लियर रखना है। ठीक है, किसमें मौखिक होता है, किसमें लिखित होता है, किसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का रोल इन सब में क्या है ना? अध्यक्ष का रोल इन सब में क्या है? फिर हमने देखा आधे घंटे की चर्चा, फिर हमने देखी शॉर्ट टर्म चर्चा। सभा पटल क्लियर है, संदेश क्लियर है। राष्ट्रपति ने सभाओं में भेजा है, सभा ने एक दूसरे को भेजा, उसे बोल दिया हमने संदेश। सभा का नेता क्लियर है, विपक्ष का नेता क्लियर है, सभा की बैठक का स्थगन, इसके बाद आपका सत्रावसान और सत्र। ठीक है, विपक्ष का नेता, विशेष उल्लेख, विशेष अधिकार क्लियर है। विशेष अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है पता है? जब आपको गुमराह किया जाए या फिर गलत जानकारी दी जाए। विधेयक का प्रभारी सदस्य अब क्लियर है, वह जिसने उस विधेयक को प्रस्तुत किया है। अब वो सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। वित्तीय कार्य, वित्तीय विधेयक क्लियर है। विदाई समारोह, फेयरवेल क्लियर है। इसके बाद वाद विवाद का स्थगन, लॉटरी निकालना, राजपत्र, बजट। निर्णायक मत किसका होता है? सभापति का होता है। ध्यान आकर्षण, धन्यवाद प्रस्ताव कौन लेकर आते हैं? राष्ट्रपति। किसमें निहित होता है धन्यवाद प्रस्ताव? राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंतर्गत। तैयार कौन करता है? सत्तारूढ़ दल तैयार
क्रॉसिंग द फ्लोर क्लियर है? जब सभापति और संबंधित व्यक्ति बात कर रहा हो तो बीच में से निकलना नहीं है ना? उसे क्या माना जाता है? उल्लंघन माना जाता है। इनविटेशन कौन भेजते हैं? किसके माध्यम से भेजते हैं? महासचिव के माध्यम से भेजते हैं। ठीक है। अल्पकालिक अल्प सूचना अनुमति से उठाया गया सवाल। अनियत तिथि के लिए स्थगन मतलब कोई अगली तिथि नहीं बताई गई है। अनुपस्थिति के लिए अनुमति मतलब वही एप्लीकेशन कि हम सदन में उपस्थित क्यों नहीं हो सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न क्लियर है? किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले जिसके संबंध में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया जा चुका है परंतु संबंधित सदस्य को उसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता। बस इतना याद रखना, अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए सभापति से एक बार पूछना अनिवार्य, क्योंकि सभापति ही है जो उस व्यक्ति को दोबारा बुलाते हैं। क्लियर है? तारांकित और एक्ट तो आपको क्लियर है। बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के लिए अधीनस्थ विधान क्लियर है। अध्यादेश क्लियर है। सारी चीजें क्लियर है। अब कुछ मत करना आप लोग, सिर्फ आधे घंटे दे देना। ठीक है? किसके लिए? स्वयं के लिए, है ना? पॉलिटी के लिए दे देना। आधे घंटे सिर्फ पढ़ लेना, रटना मत, सिर्फ देख लेना कि इसमें क्या लिखा था। एक अपना फ्रेंडली नेचर बना लेना, उसके साथ जुड़ जाना कि हाँ हमें पता है इसका मतलब क्या होता है। हो गया संसद, फिर आपका संसदीय कार्यवाही में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है? अब ये टर्मिनोलॉजी यूज करने लगो आप लोग, ठीक? थोड़ा सा, है ना? अच्छा रहेगा आप चीजों को याद करने में। समाप्त करें? कोई समस्या? किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई समस्या नहीं है? चलिए, जय हिंद।